अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो मैचेस खेले गए हैं और दो मैचेस से मुतालिक आपको बताऊं कि पहला मैच था मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स और इस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए और जवाब में कराची किंग्स की पूरी टीम सिर्फ 196 रन ही बना सकी। और दूसरे मैच के मुतालिक आपको बताएं कि दूसरा मैच कामयाबी हासिल की है पेशावर ज़ल्मी ने और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पेशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट भी सेट किया, यानी कि 255 रन किए और यूं कहिए कि पेशावर की क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। और साथ ही साथ आज बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 में सेंचुरी की है। एक लंबे अरसे के बाद बाबर आजम के बैट ने यह सेंचुरी की है। आखिरी बॉल पर उनको 2 रन चाहिए थे, 98 पर खेल रहे थे और फिर 2 रन मुकम्मल किए और उसके बाद उनकी सेंचुरी मुकम्मल हुई। बाबर आजम पर बात करेंगे, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को पेशावर ने शिकस्त दिया और 137 पर ऑल आउट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 18.1 ओवर्स में इनकी बैटिंग जो है वो पवेलियन लौट गई है। इन दो मैचेस पर बात करेंगे कि इनमें क्या हुआ है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पेशावर ज़ल्मी के परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, क्योंकि बाबर आजम ने परफॉर्म किया है तो उस पर बात होनी चाहिए। जब बाबर परफॉर्म नहीं करते तो तब भी बहुत ज़्यादा बात होती है। तो आज अगर बाबर आजम ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं तो फिर उस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से हम आगाज़ करते हैं इस मैच से कि जहां पेशावर ने 255 रन बनाए। और मैं अपने मेहमानों को तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर अहमद कुरैशी, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अली तनोली साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद आपसे आगाज़ करूंगा। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी और न सिर्फ शिकस्त, बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। 255 रन बनाए जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट है, क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पेशावर ज़ल्मी की, जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम देख रहे हैं कि अनबीटन इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी अभी तक अपना सफर तय करके आई है। और इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम को, जो ना सिर्फ एज अ बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि उनकी अगर आप कप्तानी भी देखें, जिस तरह से जो रिसोर्सेज, जो बॉलिंग यूनिट उनके पास मौजूद है, जिस तरह से उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम ने देर सवेर से ही सही लेकिन कप्तानी करना भी सीख ली है। और जो फॉर्म उनकी डिप हुई थी, मुझे लगता है काफी हद तक वो उस फॉर्म, बैड फॉर्म से बाहर आ चुके हैं। और बाबर आजम को खास तौर पे मैं इस वजह से अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि ये पीएसएल एक ऐसा पीएसएल था जो बाबर आजम के लिए डू एंड डाई किस्म का पीएसएल था, खासतौर पे टी20 क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं। जी। क्योंकि बाबर आजम का जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप का सफर रहा, उसके बाद उन पे काफी तनकीद की जा रही थी। नेशनल टी20 कप वो नहीं खेले, एनसीए में गए, एनसीए में उन्होंने अपनी टेक्निक पे थोड़ा सा काम किया। और मैं खुद भी ये देखना चाह रहा था कि एनसीए में जो उन्होंने टाइम लगाया है उसका क्या आउटकम निकल के आता है। तो आई मस्ट से कि जिस तरह से बाबर ने कम बैक किया है, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में बहुत रेयर होती है। और मोहम्मद रिजवान को या बाकी ऐसे प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको बाबर आजम से सीखने की जरूरत है। और अगर बाबर आजम इसी तरह बैट के साथ भी परफॉर्म करते हैं और कप्तानी भी इसी तरह की करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर मैं सलमान अली आगा की या शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी देखता हूँ वनडे और टी20 की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे सामने आ सकते हैं कप्तानी के लिए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। और अगर हम कंपैरिजन करें बाकियों के साथ भी, तो आई थिंक टॉप नॉच परफॉर्मेंस रही है बाबर की एज अ बैट्समैन भी और एज अ कैप्टन भी। और मेरे ख्याल में क्वेटा की सही। टीम कोई मामूली टीम नहीं है। अगर आप क्वेटा का स्क्वाड देखेंगे, बड़ा वेल बैलेंस्ड स्क्वाड है। इसमें तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं शामिल जो मैं समझता हूं कि सारे बॉक्सेस क्वेटा के टिक हैं, चाहे बैट्समैन हो, स्पिन बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की क्योंकि क्लास इस तरह की है इस पीएसएल में कि जो भी सामने आ रहा है उसको वो अपने जो है ना पांव तले रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये बहुत समझता हूँ अच्छी कि क्रिकेट खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी, इसमें कोई शक नहीं। अली तनोली साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले, तो आपने एक जुमला बोला कि कैप्टनसी बड़ी अच्छी कर रहे हैं बाबर आजम, और यही बात अहमद ने भी की है। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम उनके आज के स्टैट्स दिखाएं कि आज उन्होंने रन्स किए हैं। ख़ास तौर पर आज उन्होंने वो गिला शिकवा भी दूर किया है जो स्ट्राइक रेट की बात होती थी। आज उन्होंने 52 बॉल पर 100 रन किए हैं और इसमें देखा जाए तो 6 चौके लगाए हैं और 4 छक्के मारे हैं।
जो बाबर आजम से मुतालिक कहा जाता था, हम कहते थे, कोई और नहीं कहता था कि छक्के इतने नहीं मारते, फिर स्ट्राइक रेट इनका कम होता है। आज 192 का स्ट्राइक रेट था उनका और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। सर, बाबर आजम लंबे अरसे से हम कह रहे थे नहीं खेल पा रहे, बड़ा टाइम दिया गया है इनको। शायद कोई और प्लेयर होता तो उसे इतना टाइम भी ना अली तनोली साहब दिया जाता जितना इनको टाइम दिया गया है कम बैक के लिए, कि आज नहीं तो कल, इस टूर्नामेंट में नहीं तो अगले टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में नहीं तो उससे अगली सीरीज़ में। आखिरकार बिल आखिर PSL 11 उनके लिए लकी साबित हुई है और वो रन्स करना शुरू हुए हैं। क्या कहेंगे, कम बैक हो गया बाबर आजम का, वापसी हो गई? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंदा है, क्योंकि हम तो जो आप जैसे आपने बोला भी कि हम लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे और बाबर को ये मतलब हमारा वो लेवल नहीं है कि हम वो मशवरे दे सकें, पर हम ये कहते थे कि बाबर को अपनी चीज़ें सेट करनी चाहिए या अपनी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। तो वो इसी वजह से कहते थे कि एक बाबर का एक ऑरा है, बाबर की एक क्लास है, जो एक बाबर का एक नेचुरल टैलेंट है या बाबर की एक जो नेचुरल टेक्निक है, जो वो मेरिट पे क्रिकेट खेलते हैं, तो हम चाहते थे कि वो उसी लेवल पे आके वो परफॉर्म करें। और ये बड़ा अच्छा है कि बाबर ने वो चीज़ें बेहतर की हैं। बाबर ने अपनी क्रिकेट इंप्रूव की है, अपनी टेक्निक इंप्रूव की है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है। इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनकी मैनेजमेंट को। एक तो बिल्कुल स्टार्ट से अगर हम बात करें, जब सिलेक्शन की भी बात करें, जो टीम जब सिलेक्ट हो रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि लोगों का एक फोकस था कि उन्होंने बड़े बड़े नाम पिक किए, एक्सपेंसिव पिक की, और सबसे एंड पे अगर आप देखें, अगर आप उस ड्राफ्ट को या उस पिक की अगर हम बात करें, तो उसमें यह था कि सबसे एंड पे जो ज़ल्मी की टीम थी वो फाइनल हुई थी। उसमें मिसबाह उल हक का क्रेडिट है, उसके उनके जो नए कोच हैं उनका क्रेडिट है। और आप एक चीज़ देखें, जब एक बंदा डाउन होता है उसको अप्रिसिएशन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। लास्ट आपने देखा होगा जब उनके कोच भी आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक ये बात की कि हमने बाबर को ये बोला कि हम बाबर को मशवरा नहीं दे सकते। हमने बाबर को बोला कि आप बड़े प्लेयर हैं, आपको टाइम लेना चाहिए, आपको अपनी जो आपकी जो एक प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। और ये जो बैड पैच है ये हर प्लेयर पे आता है और हम ये नहीं चाहते कि बाबर जो है वो बैड पैच में कहीं गायब हो जाएं। और बाबर एक बहुत बड़ा नाम है और बाबर ने ये बहुत अच्छा किया है कि बाबर ने अपने आप पे काम किया है, जो उनकी टेक्निक थी उस पर काम किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो अगर आपको ये इस चीज़ को देखें, हम ये बात भी करते थे कि बाबर के साथ कोई इनिंग बिल्ड करने वाला नहीं होता था। इसमें आपको कुशाल मेंडिस को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो आते थे, बाबर के साथ इनिंग बिल्ड करते थे और वो उनके पे जो प्रेशर बनता था कि बिल्कुल ही जो पाकिस्तान टीम में भी उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता था, बिल्कुल एक लाइन लग जाती थी तो बाबर ने रोकना ही होता था। ये नहीं है कि बाबर एक तरफ विकेटें गिर रही हैं और बाबर स्ट्राइक रेट भी आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कुशाल मेंडिस, उस दिन बाबर ने रन्स किए तो कुशाल मेंडिस भी अच्छे रन्स कर गया, बल्कि सेंचुरी कर गया। तो आज उसने 44 पर 83 किए हैं। तो यानी कि साथ वाला पार्टनर भी उनको थोड़ा सा चाहिए होता है जो थोड़ा सपोर्ट मोटिवेट करता है, आपको एक बूस्ट देता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि यार दूसरे एंड से भी रन बन रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है और आप पे प्रेशर भी कम होता है। बिल्कुल एक रन से, एक एंड से आपकी विकेट्स गिर रही हो, रन ना बन रहे हो, तो दूसरे एंड से भी ऐसे ही होता है। दूसरे एंड से फिर यही होता है कि आपने विकेट बचानी होती है, जो हर दफा बाबर करते भी थे। फिर इसी वजह से जब आप दूसरी तरफ आपका स्क्वाड नहीं चल रहा तो आपने विकेट भी रोकनी है, प्रेशर भी अब्जॉर्व करना है, तो दोनों चीजें करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। अहमद, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कुशाल मेंडिस दूसरे एंड पर उनके साथ रन्स कर रहे हैं। पहले भी जब हमने देखा कि कुशाल ने उस दिन अच्छे रन्स किए, साथ में बाबर ने भी अच्छे रन्स किए, लेकिन कुशाल के रन्स ज़्यादा थे। तो ये दोनों की जोड़ी जो है, इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि बाबर आजम को दूसरे एंड से जो प्लेयर है वो भी रन्स करता हुआ नज़र आना चाहिए, देन बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? अगर उनको अकेले के ऊपर मैच छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी बाबर आजम के लिए भी। देखिए, पिछला मैच भी बाबर आजम फिनिश करके आए थे और उन्होंने अपने सर पे ही पिछला मैच भी जिताया था। तो मेरे ख्याल में मैं उन लोगों में से हूँ पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है बाबर आजम पे, और वो इस वजह से क्योंकि सर ये बड़ी लंबी लिस्ट है सर, अगर क्रिटिसिज्म वाले निकालेंगे ना तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जानी है, उधर ना जाए। कुछ तो बने ही क्रिटिसिज्म की वजह से, बाबर को कुछ बाबर आजम की पर क्रिटिसिज्म की वजह से ही बने हैं, ये भी है। एक तो आप टेम्पो जो है ना वो सारा भाईजान टेम्पो पकड़े आप, पेट्रोल सस्ता हो ना हो लेकिन आप टेम्पो पकड़े। ये बात कर रहा था कि बाबर आजम पे जितने भी लोग तनकीद कर रहे थे मैं उनमें शामिल था, और उसकी वजह ये थी कि बाबर आजम क्योंकि बुरा लगता था, बुरा फील होता था कि इतना जबरदस्त प्लेयर है जो इतने अरसे तक नंबर 1 रहा, अक्रॉस द वर्ल्ड परफॉर्म करता रहा,
लेकिन उसका डाउनफॉल है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और साफ नजर आता था कि उसने खुद अपने ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था, और वो प्रेशर उसकी डॉट बॉल्स की सूरत में या जिस तरह से वो आउट होता था उस तरह साफ नजर आता था। तो अब मेरे ख्याल में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है इस पीएसएल में, एनसीए में जो उसने टाइम लगाया वो भी बिल्कुल लगता है कि सही जगह पे उसने टाइम लगाया और अपनी टेक्निक पे काम किया है। और ये वही बाबर आजम नजर आ रहा है जो पुराना बाबर आजम था। कुसाल मेंडिस को नो डाउट क्रेडिट जाता है कि उसने बाबर आजम का पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन हर मैच में तो कुसाल मेंडिस भी परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जैसे पिछला मैच था, मैंने बताया कि अकेले सर पे बाबर ने जितवाया, तो बाबर मेरे ख्याल में अब उसको ये चीज रियलाइज हो गई है कि मैं कोई हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं हूं कि मैं बड़ी बड़ी हिट्स लगाने की तरफ जाऊंगा या मैं बड़ी हिट्स लगा सकता हूं। उसको रियलाइज हो गया कि मैं जो अपनी नेचुरल गेम खेलता था उसी से मैं कामयाब था। कहीं ना कहीं टीम को भी मैं अप टू सम एक्सटेंट जिता देता था, और मेरे अपने लिए भी वो अच्छी बात थी। इस मैच की मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात ये थी कि बाबर आजम का 100 आना, क्योंकि जो 100 आपको कॉन्फिडेंस देता है वो ना कोई 50 आपको देता है, ना 70 रन ना 80 रन आपको देते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम मेरे ख्याल में अब मजीद पेस पकड़ेंगे रन्स बनाने के टर्म्स में। और सबसे अच्छी बात, जिस स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं और उनके ऊपर निशाना लगाते हैं हमेशा कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, नंबर ऑफ बॉल्स वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आज अगर उन्होंने इंप्रूव्ड स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है तो उनका अपना 100 भी आया है, टीम ने भी 250 किया है। तो ये चीज बाबर आजम को समझनी चाहिए। और मेरे ख्याल बिल्कुल। में बिल्कुल ठीक बात की है तनोली साहब ने कि मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली माइक हैसन वगैरह बाबर आजम को वो बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम को वो जॉस बटलर, ए बी डिविलियर, क्रिस गेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अब की जो मैनेजमेंट है पेशावर ज़ल्मी की, मेरे ख्याल में उन्होंने बाबर आजम को ये चीज समझाई है कि जो आपको बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह सही। से आपकी टेक्निक भी खराब हुई है, आपकी गेम भी सारी डिस्टर्ब हुई है, वो आप नहीं हो, आप अपनी नेचुरल गेम खेलो। कुसाल मेंडिस मेरे ख्याल में जबरदस्त फॉर्म में है, और वो जब खड़े होते हैं, एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम के लिए भी खेलें या किसी फ्रेंचाइज के लिए, तो वो सिंगल हैंडेडली जिता सकते हैं अपनी टीम को। तो मेरे ख्याल में उनका भी इंक्लूजन पेशावर जल्मी में पेशावर जल्मी की बैकबोन से कम नहीं है। सही हो गया। बाबर आजम पर खूब बात हुई है, आज होनी चाहिए थी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन हम बात करेंगे कोयटा की बॉलिंग की भी। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे वो बड़े बड़े नाम जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था, अच्छा खासा फेंटा खा रहे हैं, और इस मैच में खास तौर पर बाबर आजम के हाथों मार खाई है, लिहाजा बात करना ज़रूरी है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने आज 255 रन करवा दिए, जिसमें जहादात खान ने 4 ओवर्स में 53 रन दिए और अलजारी जोसेफ ने 4 ओवर्स में 59 रन दिए। फिर इसी तरह से अबरार अहमद पीछे नहीं रहे, उन्होंने 4 ओवर्स में 44 रन दिए। फिर एक और हमारे बॉलर हैं जिनका नाम है उस्मान तारिक। उस्मान तारिक तो आपको याद होगा, पिछले अभी लास्ट नेशनल T20 में हर तरफ उस्मान तारिक हो रही थी। वो उस्मान तारिक साहब को 4 ओवर्स में 50 रन पड़े हैं। अब मैं क्या बात करूं इस पर। अली तनोली साहब, सर ये कोयटा की बॉलिंग, जहादात खान हो, उस्मान तारिक हो, अबरार हो, कोई नहीं बचा, सबको फेंटा पड़ा है। इसका क्रेडिट आपको वही अगेन उनकी बैटर्स को जाएगा कि बैटर्स ने बहुत अच्छा मेरिट पे खेला। जैसे हम मेंडिस की बात करते हैं, मेंडिस थ्रू आउट बड़ा अच्छा मेरिट पे खेल रहे हैं। उसके अलावा बाबर ने बड़ा इम्प्रूव किया, स्ट्राइक रेट बेहतर किया। ये जो हम स्ट्राइक रेट की बात भी कर रहे थे, जी। तो ये जो इकोनॉमी सबकी जो बॉलर्स की है वो 10+ है, किसी की 12 है, किसी की 11 है। तो वो इसी वजह से है कि बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है। तो जब बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, रन भी बेहतर होंगे और आपको रिजल्ट भी सामने आएगा। एक सबसे जो खुशाइन बात यह है कि बाबर जो है वो एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बाबर को वही बात है ना, मैनेजमेंट जब अच्छी मिलेगी ना तो फ्यूचर से मुराद आप कह रहे हैं कि दोबारा कैप्टन बनाया जा सकता है। कैप्टन ना भी बनाए, पर आप देखिए ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए आपको अच्छा होता है कि एक सीनियर प्लेयर आपके साथ जब अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एक मशवरा भी अच्छा देता है। जब वो खुद ऑटोमेटिकली, वही बात है ना, जैसे रिजवान ने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जब आपका सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। जब आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर ही नहीं होगा जो आपको अच्छे मशवरे दे सके। अब तो T20 जो है वो 3 फेजेस में खेली जाती है, जो आप पूरी इनिंग को अगर आप डिवाइड करें तो एक पावर प्ले, उसके बाद एक मिड ओवर है, तो फिर एंड में आके 5 ओवर आपने एक्सेलरेट करना होता है। तो इसमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। ये नहीं है कि आप आके रैंडम शॉट्स खेलें, रैंडम कोई उस पर बेसिक चीज ना हो, तो आपने बेसिक पे रह के एक इम्प्रोवाइज करना होता है।
इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी। जो बाबर की परफॉर्मेंस है उसकी बेहतरी की एक वजह मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली से जब बात हुई थी, जब इनके अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, तो उन्होंने बाबर को एक मशवरा दिया था, तो शायद पता नहीं उन्होंने वो उस वक्त उनको याद रहा कि नहीं। वो मशवरा ये था कि बाबर को उन्होंने कहा कि आप अपनी नेट्स में वैसे ही बैटिंग करें कि जैसे आप समझ रहे हो कि यार मैं इसको इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई बहुत बड़े एक मैच है मैं उसमें बैटिंग कर रहा हूं। उसका आपको फायदा ये होगा कि आप वहां पे लूज नहीं खेलेंगे। जब आप वहां पे एक बेहतर एक अंदाज से खेल रहे होंगे, आप वहां पे अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे। आपने वहां पे आउट नहीं होना, आपने वहां पे देखना है कि कौन सी बॉल को मैं किस तरह खेल सकता हूँ। रैश शॉट नहीं खेलनी, आपको उसको उसी तरह देखेंगे कि जैसे एक इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है या इंटरनेशनल मैच में खेला जाता है। तो आपकी टेक्निक भी बेहतर होगी, आपका बैड पैच भी जल्दी खत्म हो जाएगा और आपकी उसमें परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि जो एनसीए में जाके उन पे जो काम हुआ है वो इसी चीज पे हुआ है। आप देखते थे दरमियान में बाबर को एक बच्चे भी आके वो ट्रेनिंग में आउट कर देते थे और वो बिल्कुल वीडियोस वायरल होती थी। बिल्कुल वायरल हो रही होती थी। लोग उस पर भी एतराज करते थे कि बाबर का तो क्लास ही खत्म हो गई है, बाबर की तो अब टेक्निक ही नहीं है, उसको बच्चे आउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एनसीए से भी ज्यादा जो मुझे लगता है ना, जो बात अहमद ने भी एक जुमला बीच में बोला कि जो मैनेजमेंट थी ना, बेसिकली बहुत सारे लोग जब इतना बड़ा केस पाकिस्तान के लिए बन गया था, कितनी डिस्कशन होती थी, बहुत सारे लोग इस पर बात करते थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, साबिक क्रिकेटर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स भी, सब लोग ये कहते थे कि शायद साइकोलॉजिकली यानी कि इसको कुछ बताने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें इसके साथ हुई हैं, उसको बताया गया कि बाबर आजम तुम हो क्या कर सकते हो, ये चीज़ ज़्यादा हुई है। चलें, बाबर पर काफ़ी बात हो गई है। अहमद साहब, ये उस्मान तारिक साहब को सर 4 में 50 पड़ गए, जहांदाद को 4 में 53। उस्मान की खास तौर पर मैं चाहता हूं कि क्या हुआ उस्मान तारिक साहब, ये वो वाले उस्मान तारिक हमें नज़र नहीं आ रहे जिनसे सारे बॉलर्स खौफ खा रहे थे, खासतौर पर बैटर्स खौफ खा रहे थे। लुकमान, कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं ऑब्वियसली। जब कंडीशंस एज कंपेयर टू बॉलर्स बैट्समैन को थोड़ा ज़्यादा फेवर करेंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन इतनी भी मेरे ख्याल में बुरी पिच नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स हों या बाकी टीम्स के स्पिनर्स हों, वो अपनी स्किल्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उस्मान तारिक मेरे ख्याल में जितने अच्छे बॉलर हैं उससे कुछ मल्टीप्लाई बाय 10 हवा हमने उनका बनाया हुआ था। और हमने क्या बनाना था, इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा हवा बनाया था, खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप में, कि वो आके पता नहीं क्या कर देंगे। नो डाउट अच्छे बॉलर हैं उनके पास, जो रुक के वो एक्शन से बॉल करते हैं। उससे ज्यादा जो मुझे चीज पसंद है वो ये कि उनके पास वैरायटी काफी ज्यादा है, वो 6 की 6 मुख्तलिफ बॉल्स कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं उनको। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, पीएसएल में टॉप विकेट टेकर होना चाहिए था। टॉप विकेट टेकर नहीं तो एटलीस्ट सेकंड नंबर पे तो होना ही चाहिए था। सुफियान को अब आप देखेंगे तमाम फास्ट बॉलर्स में अगर एक रिस्ट आर्म स्पिनर है, टॉप बॉलर सबसे ज्यादा अगर उसकी विकेट्स हैं, तो इट मींस कि स्पिनर्स को कहीं ना कहीं हेल्प भी मिल रही है इस तरह की विकेट्स में भी। तो उस्मान तारिक मेरे ख्याल में वो उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। जिस वेरिएशन के साथ वो बॉल करते हैं उस वेरिएशन के साथ उनको बॉल करने की जरूरत है। अबरार अहमद भी उस तरह से नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। मार उनको भी जब पड़नी शुरू होती है तो फिर वो मार रुकती ही नहीं है। तो क्वेटा की टीम के मेरे ख्याल में अब आप देखें कि इसी विकेट पे पेशावर ज़ल्मी अगर 250 कर गया तो नो डाउट के बाबर की एक इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की नॉक थी, या कुसाल मेंडिस ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। लेकिन इसी तरह की अगर कोई इनिंग्स खेलता क्वेटा की जानिब से, एक दो बैट्समैन कोई पार्टनरशिप लगाते, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलते, तो क्वेटा की टीम भी जीत सकती थी। लेकिन क्वेटा की टीम का प्रॉब्लम यही है कि बैटिंग अभी तक अगर आप उनकी देखें तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आई। हसन नवाज ने टूर्नामेंट में कुछ बेहतर बैटिंग की है कुछ मैचेस में, और बाकी तो कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया जिसने बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा हो। हालांकि कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो इतना बुरा नहीं है। कॉम्बिनेशन क्वेटा की टीम का अच्छा है, एटलीस्ट हैदराबाद की टीम से तो अच्छा ही है। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद की टीम ने कम बैक किया है, मेरे ख्याल में क्वेटा की टीम को हमने उस तरह से किसी मैच में वन साइडेड जीते हुए या बहुत आउटस्टैंडिंग उनके बैट्समैनों ने खासतौर पे अगर कोई परफॉर्मेंस दी हो, तो मैंने तो एटलीस्ट ऐसा नहीं देखा। बहरहाल मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से खेला है, उन्होंने मौका ही नहीं दिया
के उस्मान बिल्कुल तारिक ऐसे ये कुछ वन करते साइड हैं ट्रैफिक या चलाई है उन्होंने, सही हो गया। अली तनोली साहब, चले बॉलिंग से हटकर कमेंट करना चाहेंगे उस्मान तारिक पर कि क्या हुआ है उस्मान तारिक को सर? देखें, बड़ी जहां महंगा हम पड़ रहा बाबर है। को उसकी कैप्टेंसी पे दाद दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको सऊद शकील की भी जो बॉलिंग चेंज है उस पे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, आपने ये आप पे होता है, कैप्टन पे होता है कि आपने उसको यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं। इसी तरह जो उस्मान तारिक को अगर आप बिल्कुल ही दरमियान में ले आएंगे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉलर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं या वो उनको मार पड़ रही है, तो आपने अपने बॉलर जो मेन बॉलर होता है, आपको याद होगा हम बात भी करते थे बिल्कुल ऐसे। कि उसको क्रूशल टाइम पे लेके आना होता है। आपने उसको, अगर वो आपका विकेट टेकर है तो आप उसको विकेट टेकर ऑप्शन सर के तौर उस्मान पे तारिक लेके। शायद बॉलर ही ऐसा है कि ना तो सलमान आगा को समझ आई कि उसके उससे ओवर कब करवाने हैं, और ना सऊद शकील साहब को समझ में आई है। सही है। ये कहानी सिर्फ कैप्टन से रिलेटेड नहीं है, कहानी उस्मान तारिक साहब का मसला ही है कि उनको कैप्टन यूटिलाइज ही ऐसे करते हैं। चलें ऐसे ही है। ठीक है, आगे आगे और मैचेस खेलेंगे तो पता चलेगा उस्मान तारिक साहब का। बैटिंग पर बात करना चाहता हूँ अली तनोली साहब। देखिए सऊद शकील इसमें मौजूद है, टीम में हसन नवाज परफॉर्म कर रहा था लेकिन आज उसने 5 रन किए। फिर शामिल हुसैन इनके पास मौजूद है और अच्छी खासी बैटिंग लाइन अप है, लेकिन सिर्फ 137 रन, बिल्कुल ही हाथ वाम फूल गए इनकी बैटिंग के। अच्छा देखिए, इसमें फिर अगेन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। जो बासित है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, अली रज़ा हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। अली रज़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी पेस के साथ साथ उनकी लाइन एंड लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। फिर जैसे आपने बात की, अब इनकी बैटिंग लाइनअप अगर हम बात करें, जैसे कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं, शामिल हुसैन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, अब वो नेक में नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके अलावा सऊद शकील हैं, वो खुद कैप्टन है, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आपका कैप्टन वो परफॉर्म नहीं करता, लीड नहीं कर रहा होता, तो वो चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी तरह जो उनके ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो रसो हैं। रसो ने जो लास्ट टाइम खेला देखा, आपने देखा जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उनकी टीम विनिंग रिजल्ट उन्होंने लिया। उसी तरह हसन नवाज की हम जो बात करते हैं, हसन नवाज मिडिल ऑर्डर जब तक आपका परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखें, मेंडस और बाबर की बारी जब बेहतर थी तो उसका आपको रिजल्ट देख लिया। दूसरी तरफ अगर आप उसको कंपेयर करें सऊद शकील और रसो से, तो वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं देखते हैं वो उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसमें ओवरऑल अगर आपको देखना होगा कि आपको बैटिंग बॉलिंग आपको कॉम्बिनेशन साथ लेके चलना होगा और पेशावर ज़ल्मी से सीखना होगा, बिल्कुल सीखना होगा। आपको आप कैप्टेंसी देखिए बेहतर, इफ्तिखार अहमद से वो अटैक करवा रहे हैं। हाँ, गो के आज भी देखिए, आप ये देखें ना कि आज भी उससे अटैक जैसा करवाया। इफ्तिखार जैसा बंदा अगर उसको वो बाबर बेहतर यूटिलाइज कर रहा है, तो इसी तरह आपके पास तो अच्छे बॉलर हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं। इब्रार आपके पास अच्छा स्पिनर है। इसी तरह वो जो दूसरे वाले भाई हैं जो उस्मान तारिक साहब जो ब्रेक लगा के आते हैं, तो इसी तरह की चीजें इनको यूटिलाइज करने वाली बात है। आप जब बेहतर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट भी नहीं ले सकते। सही होगा जी। अहमद कुरैशी साहब, सर आज बॉलिंग पर क्या कहेंगे? इफ्तिखार अहमद पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 3 ओवर्स में 24 रन दिए। विकेट आज नहीं मिला लेकिन वो पिछले मैचेस में काफ़ी विकेटें ले रहे हैं पेशावर की तरफ से। मोहम्मद बासित ने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 26 रन देकर 3 विकेट्स हैं। और अली रज़ा 3.1 ओवर्स में 9 रन देकर 3 विकेट्स। क्या कमाल की बॉलिंग की अली रज़ा ने, क्या कहेंगे? देखें, अली रजा का परफॉर्म करना या बासित का परफॉर्म करना, इन बॉलर्स की अगर परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं तो इट मींस कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है। नो डाउट हमें एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं तो एटलीस्ट पोटेंशियल या टैलेंट तो है, स्किल सेट तो है। बाकी अगर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से भी इनका फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब आप इस तरह की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज देते हैं, जब आप 3 प्लेयर आउट करते हैं और इकोनॉमी भी आपकी ना होने के बराबर हो, तो इट मीन्स कि आपकी फिर पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स या लीग्स में डिमांड होती है। तो इंडिविजुअली भी फायदा है, टीम्स को भी फायदा होता है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जो बात हो रही है बाबर आजम की यूटिलाइज करने की, मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी में अगर किसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है तो वो ये कि जिस तरह से वो अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा है। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी की टीम लगातार जीतती हुई आ रही है। और कप्तानी का आपको असल में पता ही फील्डिंग के टाइम पे चलता है, क्योंकि उस वक्त आप किस तरह से अपने बॉलर्स को यूज़ करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट आपकी क्या है, आप किस प्लान के साथ बॉलिंग डलवा रहे हैं अपने बॉलर से, तब कप्तानी का पता चलता है। क्योंकि बैटिंग के दौरान तो 2 बैट्समैन आपके क्रीज में हैं, उन्होंने ही खेलना है, बैटिंग करनी है, तो वहां आपकी कप्तानी है सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सिर्फ बैट्समैन के हाथ में होता है। तो फिर बाबर की एक चीज मुझे जो और इंटरेस्टिंग लगी कैप्टेंसी में, मेरे ख्याल में वो कनेक्टेड रहता है बॉलर्स के साथ, बॉलर्स से बात करता है, अगर किसी को बाउंड्री वगैरह पड़ भी जाए उसको समझा भी रहा होता है।
सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इफ्तिखार की जहाँ तक बात है, उन्होंने तो एक आध इंटरव्यू में कह ही दिया है कि मैं पाकिस्तान को एक T20 वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूँ। तो इसका अगर वो मतलब है हम इस नहीं तरह से जीतना परफॉर्म चाहते वर्ल्ड करते कप। हैं विद द बैट एज़ वेल, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान मुमकिनात का मुल्क है, इसमें कुछ भी हो कुछ भी सकता हो है। सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपने जो जुमला बोला है ना, इस पर ब्रेक बनती है अब। एक देते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक जो आज के दिन का पहला मैच खेला गया था, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की है। मुल्तान ने पहले खेलते हुए मैच समरी दिखा दें जी, 207 रन्स बनाए और जवाब में कराची किंग्स सिर्फ 196 रन्स बना सकी। और मुल्तान की जानिब से 46 रन्स की इनिंग खेली है शान मसूद ने, और जॉश फिलिप्स ने यहाँ पर रन्स फिलिपी ने यहाँ पर रन्स किए 44। और बाकी तो मेरे ख्याल में दूसरी जानिब देखा जाए कराची किंग्स की तरफ से तो कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। रिजा एंड्रिक्स जो हैं उन्होंने 49 रन ज़रूर किए हैं, लेकिन कराची को क्या हुआ है, टूर्नामेंट का आगाज़ बड़ा अच्छा किया था लेकिन एकदम से वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अली तनोली साहब, क्या हो रहा है कराची किंग्स के साथ? जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ तो कुछ बेहतर नज़र आ रही थी, लग रहा था कि ये कराची किंग्स इस बार तो कुछ करने जा रही है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़र नीचे की जानिब जा रहा है। बस वो यही है कि उनको अब एक चीज़ रियलाइजेशन हो जाती है कि यार कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं रहती। यहाँ भी अगर हम अच्छा, वार्नर की वजह से तो नहीं इशू आ रहा कि एग्जैक्टली वार्नर, क्योंकि मैं भी यही बात कर रहा था, कैप्टनसी जब आपका कैप्टन जो है वो उस तरह की जब दरमियान में लेक करती हैं चीज़ें, तो वो एक पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। जो कैप्टन है ना वो पूरी टीम को लेके चलता है, जैसे हम बात भी कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया होता है और उसको ये होता है कि यार गिवन डे पे मैंने किससे परफॉर्मेंस लेनी है, कहाँ पे यूटिलाइज करना है, अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने बैटर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। और ये कैप्टन ही क्या होता है कि जो ग्राउंड में रह के बेहतर समझ सकता है। जो हम ये बात भी करते थे, जो हम फिर मैं थोड़ा सा पीछे, ये बाबर को एक मशवरा ही है, बाबर जो कहता था कि यार कि नवाज मेरा मैच विनर है। हाँ, भाई गिवन डे पे आपने यूटिलाइज, तो आपने रीड करना होता है कि यार इस वक्त मैं किसको यूटिलाइज मैच विनर करूं, बना सकता उस वक्त मैं किसको, ये थोड़ी है कि एक बंदा परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उस पर रिलाय करेंगे। तो अभी जो बेहतरी ये है कि आप देखते हैं कि यार गिवन डे पे जो परफॉर्म कर रहा है आप उससे बेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि आपने एक जहन में एक बंदा सोचा हुआ है कि यार वो बंदा मेरा मैच विनर है, वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो आप उससे परफॉर्मेंस जबरदस्ती नहीं ले सकते। जबकि आपने देखना होता है कि यार इस वक्त पिच कंडीशंस किस बॉलर को सूट कर रही हैं, इसी तरह पिच जो है वो किस बैट्समैन को सूट कर रही है, मैंने किस जगह पे किसको यूटिलाइज करना है। तो इससे आप जब आप इसको एसेस कर सकते हैं या आप इसको ओवरऑल एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये दूसरी तरफ हम बात भी करते हैं, जो कराची किंग्स का जो एक वो जो ओरा था, उन जबकि हम बात भी करते हैं उनके पास अच्छे स्पिनर भी हैं, ओवरसीज प्लेयर बड़े अच्छे हैं, जैम्पा हैं, इसी तरह जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियन पिक्स है वो बड़ी अच्छी है। तो उसको जब एक बंदा यूटिलाइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी कैप्टेंसी या उस चीज़ में ना आप लेक कर रहे हैं। तो इसको जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट नहीं ले सकते, बेहतर रिजल्ट्स नहीं ले सकते। जी अहमद कुरैशी साहब, क्या आप समझते हैं कि वार्नर के ना होने की वजह से कराची किंग्स जो है वो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, परफॉर्मेंसेस मुतासिर हुई हैं या कुछ और वजूहात नजर आ रही हैं? लुकमान, एक जो टीम का या फ्रेंचाइज का डायरेक्टर होता है ना, उसका जी, काम होता है कॉम्बिनेशन को बैलेंस रखना, सही। परफॉर्मेंसेस के ऊपर एनालाइज करना कि कहाँ पे लैक हो रही हैं, और फिर वो जो लैक हो रही होती हैं परफॉर्मेंसेस उनको इम्प्रूव करना। अब जो कराची किंग्स का डायरेक्टर है, पता नहीं हैदर हैदर अजहर नाम है उसका, जी जी। उसकी तो वो शोखियां ही खत्म नहीं हो रही। उसको मुझे ये समझ नहीं आती कि कितनी एक सस्ती शोहरत चाहिए कि वो कोई कंटेंट बनता है उसमें भी वो सामने सामने आ रहा होता है, जब टीम से बात करनी है तो वहां पे भी वो बढ़ के मार रहा होता है, पोस्ट मैच या प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब भी वो मुंह उठा के आ जाता है। और भाई तुम्हें कितनी एक पॉपुलैरिटी चाहिए? जो तुम्हारा काम है उस काम के ऊपर फोकस करो। तुम्हारा काम ये है कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है अगर वो कहीं डिसबैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, या टीम के साथ मीटिंग करो, टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। वो पिंडी वाली हरकतें इन्होंने भी शुरू की हुई हैं, पिंडी वालों की उछल कूद ही नहीं खत्म हो रही थी, एफिशिएंसी ही नहीं खत्म हो रही थी, फाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो इस्लामाबाद को जी बर्गर बना के खा लेंगे, और अपनी भिंडियां जो हैं वो जल गई हैं।
सो मेरे ख्याल में जब आपका परफॉर्मेंस से हट के मैनेजमेंट के लोगों का इधर उधर ध्यान हो शोबदेबाजियों पे और शोखियों पे, तो फिर टीम तो जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगी। दूसरा, डेविड वार्नर कौन सा कोई उनको वन साइडेड सारे मैचेस जिताते आ रहे थे जब से इस फ्रेंचाइज का हिस्सा थे। ठीक है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। नो डाउट आज का भी मैच अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस वाइज कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस या वन साइडेड कराची की टीम नहीं हारी। इमरान रंधावा ने तो मुल्तान सुल्तान के माशाल्लाह से पूरी कोशिश की थी सेकंड लास्ट ओवर में कि वो कराची को ये मैच अपनी बॉलिंग की वजह से गिफ्ट कर दें। लेकिन आई थिंक जिस तरह से आखिरी ओवर में कम बैक हुआ और मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत गई और 3 विकेट्स गिर गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान भी हैं एशनर टर्नर, उन्होंने इमरान रंधावा के ओवर में ही नोट कर लिया था कि हमें अगले ओवर में बड़ा अग्रेसिवली जाना पड़ेगा। और वो बड़ी अच्छी अदरवाइज कप्तानी कर रहे हैं, मतलब अच्छी जो कप्तानी हो रही है उनमें उनका शुमार हो रहा है। अहमद, ये बात भी ठीक है, कैप्टन से बात नहीं कर रही है तो एक छोटी जी जी चीज और ये एक छोटी सी चीज और ये है कि हम बात करते हैं ना जी, डेविड वार्नर की कप्तानी नहीं हो रही सही, या आपके लेबोशेन की कप्तानी अप टू द मार्क नहीं है। एशनर टर्नर भी फॉरेन प्लेयर है। बात ये है कि आप जब ड्राफ्टिंग में एक प्लेयर को इन्वॉल्व करते हैं ना, चाहे वो फॉरेनर हो, जी जी उसके सामने जब एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है तो उस टीम कॉम्बिनेशन को सही वो ड्यूरिंग बड़ा फिट यूटिलाइज करता है, जो हमने देखा है एशनर टर्नर का। अदरवाइज वार्नर लेबोशेन बेचारे को तो यही नहीं पता होगा मेरे ख्याल में, अब जाके उसको समझ लगी है कि कौन से प्लेयर का क्या रोल है, कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, और अब वो थोड़ा रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और इंप्रूवमेंट भी टीम में नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में टीम बनते वक्त अगर आपने ओवरसीज किसी प्लेयर को कप्तान लगाना है तो ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में उसका इंक्लूड होना बहुत जरूरी ये है। आपने वाकई में बहुत अच्छी बात की। अच्छा अली भाई, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि वार्नर नहीं है, उसके बाद कराची की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि मोइन अली को कैप्टन बना दिया, जबकि उसी टीम के अंदर सलमान अली आगा भी हैं जो पाकिस्तान की T20 टीम के कौमी T20 टीम के कैप्टन भी हैं। बेहतर ना होता कि मोइन अली की जगह पर आप सलमान अली आगा को कैप्टन बना देते? यही मामला हमने सलमान अली आगा के साथ लास्ट एडिशन में देखा कि वो शादाब की कैप्टनसी में खेल रहे थे, उधर वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे, तो यहाँ पर भी उनके साथ यही हुआ है। तो मोइन अली से बेहतर नहीं था अगर वार्नर नहीं है तो आप सलमान आगा को कैप्टन बना देते? आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो तो उसमें एक चीज़ वो एडमिट करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए आगा साहब की? बिल्कुल। अच्छा। एक तो उनकी वैसे भी अगर इंटरनेशनल टीम में भी परफॉर्मेंस देखें तो हम सब ये बात करते हैं कि जिसकी जहाँ पे जगह नहीं बन रही उसको आपने कैप्टन बनाया ठीक हुआ हो गया। जबकि इनका अगर हम रोल भी डिफाइन करें, शाहिनशाह अफरीदी को अगर आपने खिलाना ही है तो वो T20 में खिलाएं, और इसी तरह जो हम सलमान अली आगा है उसको ODI खिलाना है तो उसको ODI में खिलाएं, या टेस्ट कैप्टन रखना है तो इसी तरह वही बात है। तो वो जब वो बात भी कर रहे थे और उन्होंने बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक अजीब सी बात की कि आपका जो क्राइटेरिया है वो PSL नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक T20 में जो पिक का क्राइटेरिया है वो PSL नहीं होगा तो कौन होगा? तो इसका मतलब है कि अगर आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप दूसरे के लिए तो ये बार सेट ना करें कि वो दूसरे परफॉर्म ना करें। एक बंदा वहां पे परफॉर्म कर रहा है, वो टॉप विकेट टेकर है या वो लीडिंग रन स्कोरर है, तो वही एक क्राइटेरिया बनता है जो एक बड़ा इवेंट है, वहां से प्लेयर चूज होके आते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस ना होना है, और जब आपका एक ओवरसीज आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वही बात है कि जब आपकी कैप्टन की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होगी तो वो टीम पे भी पॉइंट्स रिफ्लेक्ट टेबल करेगी। दिखा दीजिए ज़रा। पॉइंट्स टेबल भी बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम के आखिरी में, और पता चल जाएगा कि कौन सी टीमें अब बाहर हो रही हैं, तो वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा अली भाई, पॉइंट्स टेबल को देखकर लगता है कि अब कौन से, बल्कि अहमद पिंडी तो बाहर हो गई है भाई, पिंडी तो बाहर होगी, और बाकी भी आपको लगता है कि पिंडी के बाद दूसरा नंबर अब किसका हो सकता है मजीद? मेरे ख्याल में हैदराबाद का भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है चांस, क्योंकि वो शुरू में बड़े मैचेस हार गए हैं। नो ठीक डाउट है। के 3 बैक-टू-बैक विक्ट्रीज हुई हैं, और मेरे ख्याल में कराची और लाहौर ये इनमें से कोई एक ही आगे जाएगा, क्योंकि इन दोनों को भी अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, शुरू में बड़ी पीक थी और एकदम से डिक्लाइन आना शुरू हो गया। मुल्तान और ज़ल्मी अब तक सेफ है, तो मेरे ख्याल में आइंदा कुछ मैचेस में पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर हो क्लियर हो जाएगी। जाएगी। जी अली भाई, आप क्या कहेंगे, मजीद पिंडी के बाद आपको अगला नंबर किसका नज़र आ रहा है? लाहौर और कराची ही हैं। बड़े शहर हैं ना, इसलिए मैं ये जल्दी समझता बात हूँ कि करना चाह रहे हैं। लाहौर शायद हो जाएगा, उसकी वजह उसके कैप्टन भी हैं। अच्छा। उनकी जो हरकतें हैं वो अगर आप उनको देखें, वो अभी भी वो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। उस दिन जो लास्ट उनकी अगर डिसिप्लिन की हम बात करें, वो बाहर जाके बंदा एक बैट मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई तुम्हारा काम बैटिंग नहीं है यार,
तुम कैप्टन हो, तुम कैप्टनसी करो, अपनी कैप्टनसी को इंप्रूव करो, उसमें कोई सीखो, अपनी बॉलिंग स्किल्स को बेहतर करो। बैटिंग पे किसने लगा दिया आपको? और उस पे जाके एग्रेशन दिखाना, आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि आप ये एग्रेशन दिखाएं। एक तो हो कि यार आपका छक्का मिस हो गया, आपके 100 सेंचुरी बनने से पहले तो चलें तो आप आके बाहर एग्रेशन दिखाएं। आप ना बैटिंग कर रहे हैं उस लेवल की, ना आप बॉलिंग कर रहे हैं। और आपका ये आपको शहनशाह अफरीदी साहब, ये आप ये बात समझें कि आप इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है। आप इस वक्त अब टीम में जो हैं, जो अभी यहाँ कैप्टन भी हैं या अपनी इंटरनेशनल टीम में, वो किसी और वजह से हैं। वो चीज़ अगर आपकी ऑब्सोलीट होती है तो आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं है, तो आप इसलिए अपनी परफॉर्मेंस पे काम करें। सही होगा। आप कह रहे हैं कि उनको मशवरा दे रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस पर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका। आज 2 मैचेस के एक मैच जीता है मुल्तान ने, और मुल्तान ने शिकस्त दी कराची को, और दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। लेकिन आज के दिन की एक बड़ी खबर यह है खेल के मैदान से कि बाबर आजम ने एक लंबे अरसे के बाद सेंचुरी स्कोर की है, और बाबर आजम के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अरसे से उनके फैंस चाह रहे थे कि बाबर आजम दोबारा से सेंचुरी स्कोर करें, दोबारा से उस फॉर्म में नजर आएँ, और वाकई में बाबर आजम ने वो सब कर दिखाया है। और जो ज़बरदस्त इनिंग खेली थी वो 52 बॉल पर 100 रन। आज तो स्ट्राइक रेट भी बेहतर था, जैसा कि हमने प्रोग्राम में बात की है। कल ब्रेक डे है और कल कोई मैच नहीं है, लेकिन कल फिर हम शो करेंगे और उसमें हम सम अप करेंगे अब तक के टूर्नामेंट की तमाम तर अच्छी परफॉर्मेंसेस को भी, और वो परफॉर्मेंसेस जो अच्छी नहीं रही हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।